दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। आज की वीडियो हम बना रहे हैं रेखा चित्र को लेकर के। रेखा चित्र आधुनिक गद्य विधाओं में एक नई विधा मानी गई है और जब से गद्य विधाओं का विकास हुआ है तब से रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, इस तरह की अनेक विधाएं धीरे धीरे विकसित हुई हैं। लेखन में नई चीज़ें लगातार साहित्य में पदार्पित होती रहती हैं। रेखा चित्र अकादमिक परीक्षाओं में एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पाठ्यक्रम में रखे जाते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण दोनों बहुत ही आसपास हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। हमने एक वीडियो बना चुके हैं पहले ही हम संस्मरण को लेकर के। इसमें हम आपको संस्मरण और रेखा चित्र के अंतर को भी बताएंगे, साथ ही साथ रेखा चित्र का अर्थ, परिभाषा, उसके प्रकार एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख रेखा चित्र कौन कौन से उनके बारे में बताइए। आइए तो शुरू करते हैं। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का चित्र बनाते हैं रेखाओं द्वारा, वैसे ही शब्द रेखाओं का प्रयोग करके हम किसी व्यक्ति, उसके स्वभाव और उसके व्यक्तित्व को शब्दों द्वारा चित्रित करते हैं, जिसे लोग एक कहानी या कविता के रूप में पढ़ के हमारे दिमाग में बनी स्मृति का पता लगा सकते हैं। इस प्रकार के लेखन में वो कहानी होती है जिससे कि लेखक किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर उसके विषय में वर्णन करें। तो महत्वपूर्ण बात यह है, शब्दों के द्वारा बना गया चित्र रेखा चित्र होता है। जैसा कि हमने बताया, संस्मरण और रेखा चित्र दोनों बहुत आसपास है। कई लोग इनमें भेद करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, तो हम यहाँ पहले अंतर बता रहे हैं। संस्मरण क्या है, रेखा चित्र हमने बताया। अब संस्मरण कुछ स्मृतियों के आधार पर लिखे गए आलेख, उपन्यास, कविता जिनमें किसी व्यक्ति या उसके विषय में या किसी और विषय में वर्णन किया गया हो, संस्मरण कहलाता है। इसमें कई प्रकार के वर्णन हो सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध हो, उसके ऊपर लिखा गया आलेख, यात्रा में घटित कोई कहानी जो प्रसिद्ध हो, या किसी के व्यक्तित्व के बारे में जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध रहा हो। ये सभी संस्मरण कहलाते हैं। इन सभी में आपको एक समानता दिखी होगी कि इन सभी उदाहरणों में प्रसिद्धि का जिक्र हुआ है। जी हाँ, इसका तात्पर्य यह है कि वो सभी आलेख, उपन्यास और कहानी संस्मरण के अंतर्गत आते हैं जो कभी पहले प्रसिद्ध रहे हों, जिनके विषय में लेखक ने लिखा है। तो ये हुआ संस्मरण। अब रेखा चित्र और संस्मरण में भेद क्या है, अंतर क्या है दोनों में। रेखा चित्र में आत्मपरकता नहीं होती। कुछ बची हुई स्मृतियां हमारे दिल दिमाग में रेखा के रूप में बन जाती हैं, वे रेखा चित्र कहलाती हैं। संस्मरण में आत्मपरकता होती है। ये हमारी पुरानी यादें होती हैं जो अचानक से याद आ जाती हैं। तो पहला अंतर यह है कि रेखा चित्र आत्मपरकता प्रधान नहीं होता, जबकि संस्मरण में ऐसा होता है। दूसरा अंतर है, रेखा चित्र किसी भी काल का हो सकता है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि ये भूतकाल का ही हो, ये वर्तमान का भी हो सकता है, लेकिन संस्मरण अतीत का ही होता है, अर्थात भूतकाल का ही होता है। ये विशेष बात है। संस्मरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पूर्व की घटना के आधार पर वर्तमान में कोई बात कहना, जबकि रेखा चित्र किसी भी समय का हो सकता है, किसी काल का हो सकता है। रेखा चित्र में हम सामान्य व्यक्ति के बारे में बताते हैं, लेकिन संस्मरण हमेशा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का ही होता है, जिसके बारे में लेखक के जीवन में कहीं न कहीं बहुत कुछ महत्व होता है। ये तीसरी विशेष अर्थात तीसरा अंतर हुआ कि संस्मरण विशेष के बारे में लिखा जाता है, रेखा चित्र सामान्यतः किसी के बारे में लिखा जा सकता है। चौथा अंतर, रेखा चित्र में कल्पना का समावेश हो सकता है। ये चीज़ जरूरी नहीं कि जिसके विषय में आप लिख रहे हो व्यक्ति वास्तविकता में हो, लेकिन संस्मरण में व्यक्ति का कभी न कभी होना अनिवार्य है, अर्थात इसमें तटस्था होना अनिवार्य है। ये दो एक अंतर और हो गया।
अब उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे आप कि लड़कियों के लिए उनका राजकुमार सफ़ेद घोड़े पे आएगा और उन्हें ले जाएगा। ये एक उदाहरण है रेखा चित्र का। इस उदाहरण से रेखा चित्र की बात स्पष्ट हो रही है, आप इसे समझें, जिसमें लड़कियां सपना देखती हैं अपने हमसफ़र का राजकुमार के रूप में। लेकिन संस्मरण में कृष्ण ने महाभारत में अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया। इस वाक्य में आपने देखा कि यह प्रसिद्ध भी है, अतीत से भी जुड़े हैं और ये घटना सच्ची है, इसे संस्मरण कहते हैं। तो विशेष अंतर यह हुआ कि संस्मरण पूर्व से, अतीत से होना चाहिए, उसमें सत्यता होनी चाहिए, और रेखा चित्र में कल्पना हो सकती है, जुड़ाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब हम बात करते हैं रेखा चित्र के बारे में। इसे शब्द चित्र कहा जाता है, जो भाव प्रधान स्वरूप की आधुनिकता गद्य विधा है। इसे कहानी और निबंध के बीच की विधा माना जाता है, पर इसका अलग और निश्चित स्वरूप है। इसके भावात्मक गद्य साहित्य के अंतर्गत भी माना जाता है। इस पर चित्रकला का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। जिस प्रकार चित्रकार कुछ रेखाओं के गिने चुने उभारों से विशेष प्रकार की भावनाएं प्रकट करता है, उसी प्रकार गद्यकार शब्दों के माध्यम से एक प्रकार का रेखा रंग रहित चित्र सा प्रस्तुत करता है। इनके माध्यम से ही एक बिंब उभरकर पाठक के सम्मुख आ जाता है। अर्थात शब्दों के द्वारा ऐसा एक चित्र उभारना जिसमें रेखाएं नहीं है, लेकिन एक तस्वीर, एक चित्र दर्शक के सामने, एक पाठक के सामने आ सके, उस तथ्यात्मक दृष्टि से वह चीज़ लिखना। रेखा चित्र का स्वरूप शाब्दिक रेखाओं के द्वारा वर्ण्य भाव या विषय का सजीव, सप्राण, मूर्त चित्र प्रस्तुत करना ही रेखा चित्र है। इसकी चित्रमयता में रंगों की अस्पष्टता के बावजूद एक प्राणवत्ता, सजीवता का आभास होता है। सांकेतिकता, कल्पना रेखा चित्र को और अधिक सजीव बनाते हैं। पाठक कल्पना के रंगों द्वारा चाहे जितना भी भाव अर्थ ग्रहण कर ले, किंतु उसका मध्य बिंदु सदा सर्वदा एक ही रहता है। अनेकता और वैविध्यता को इसमें स्थान नहीं है। रेखा चित्र में एक केंद्रीय विषय है, बिंदु है, उसी पर ही केंद्रित रहते हुए लेखक को संकेतात्मक रूप से, कल्पनात्मक रूप से इस तरह से बात कहनी है कि वह सजीव उठे, जैसे प्राणवान उठे, आपके सामने हो, जैसे कि जबकि वो घटना पहले की हो सकती है, बाद की हो सकती है, वर्तमान में कुछ समय पूर्व की हो सकती है, लेकिन कहने का सलीका इस तरह का हो कि वह प्रभावित करे, पाठक को अपनी ओर आकर्षित करे। रेखा चित्र की परिभाषा। रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। रेखा चित्र एक भाव प्रधान रचना है जिसमें एक ही वस्तु विषय का भाव प्रवण, मार्मिक एवं प्रभावी किंतु शाब्दिक रेखाओं में अंकन होता है। रेखा चित्र के तत्व अथवा गुण कौन कौन से हैं, उस पर चर्चा करते हैं। रेखा चित्र एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें अन्य गद्य विधाओं की कोई न कोई विशेषता समाहित होती है। अर्थात रेखा चित्र में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, इनकी कोई ना कोई विशेषता जरूर मिल जाएगी आपको। फिर भी इसके तत्वों में विषय संबंधी एकात्मकता, अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता, संवेदनशीलता, संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, प्रतीकात्मकता को लिया जा सकता है। ये इसके तत्व हैं, गुण हैं, इसकी विशेषताएं हैं। अब इस पे एक एक के लेकर हम चर्चा कर लेते हैं। विषय संबंधी एकात्मकता। रेखा चित्र का वर्ण्य विषय ऐसे एक ही मध्य बिंदु पर केंद्रित हो जिसमें विस्तार की गुंजाइश या आवश्यकता न हो। कुछ शाब्दिक रेखाएं मिलकर ऐसे भावबिंब को उजागर करे जो पाठक को उस वर्ण्य विषय का साक्षात्कार कराए। अर्थात जिस विषय के बारे में रेखा चित्र लिखा जा रहा है उसी विषय पर केंद्र रहते हुए उसकी ही बात करे, ऐसा नहीं कि उसको विस्तारित करके कुछ अलग बात कहने लग जाए। तो शब्दों के द्वारा ऐसी रेखाएं खींचे कि पाठक उस विषय को आसानी से जान जाए और उसमें जानने के साथ साथ उसकी रुचि भी और बनी रहे। अंतर्मुखी चारित्रिक विशेषता। रेखा चित्र में बाह्य ब्यौरे के लिए कोई स्थान नहीं, उसमें तो वर्ण्य विषय की भाव प्रवण मुद्रा का ही अंकन रहा करता है। अर्थात जो बात आप कह रहे हो, जिस विषय को लेकर, उसी पर केंद्रित रहते हुए बात करें, इधर उधर की बात नहीं। संवेदनशीलता। साहित्य में जिसे जीव, प्राण या आत्मा कहा गया है, रेखा चित्र के संदर्भ में व्यक्त संवेदना और संवेदनशीलता ही सब कुछ है।
अनुभूति और भाव तीव्रता को लेखक शाब्दिक रेखाओं द्वारा व्यक्त करता है। लेखक जैसा अनुभव करता है उससे जिस तरह का तादात्म्य उस विषय से लेखक का हो गया है वैसा ही वो पाठक का करवाए, ऐसी आशा होती है। संक्षिप्तता यानी कि अपने शब्दों के माध्यम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी, विस्तृत से विस्तृत, अधिक से अधिक बात कहने की कला। इसके द्वारा ही लेखक रेखाचित्र में गहनता को ला सकता है। यहाँ भावों की तीव्र अनुभूति और सशक्त रूपायन का अधिक महत्व होता है, अर्थात जितना अधिक उसका विस्तृत शब्दकोश होगा उतना बेहतर वह रेखाचित्र लिख पाएगा। विश्वसनीयता, रेखाचित्र में स्वानुभूत प्रसंगों की अंतः योजनाओं से ही विश्वसनीयता की सृष्टि की जा सकती है। अतः पाठक भी यह अनुभव कर सकता है कि वह कोई शब्द चित्र देख रहा है, ऐसा उसका आभास हो। प्रतीकात्मकता, बात सिर्फ प्रतीक में कहने की कला भी इसके अंदर महत्वपूर्ण होती है। सीधे सीधे कहना तो बहुत सरल होता है, लेकिन थोड़ा सा अप्रत्यक्ष रूप से कहना ये भी एक विशिष्ट कला है रेखाचित्र के लिए। इसे रेखाचित्र का शिल्पगत तत्व कहा जा सकता है। वर्ण्य विषय का चित्र प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकात्मक रेखाओं अर्थात शब्दों की योजना आवश्यक होती है। ऐसे शब्द बनाएं जिससे कि प्रभाव डले पाठक के ऊपर। अब रेखाचित्र के प्रकार 5 प्रकार माने गए हैं: वर्णनात्मक, संस्मरणात्मक, चरित्र प्रधान, मनोवैज्ञानिक और व्यंग्यात्मक। अब हम बात करते हैं हिंदी के प्रमुख रेखाचित्र। पद्म पराग 1929 में लिखा पद्म सिंह शर्मा द्वारा। बोलती प्रतिमा 1937 में श्री राम शर्मा द्वारा। शब्द चित्र एवं रेखाचित्र 1940 में। पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच 1947 में प्रकाश चंद्र गुप्त द्वारा लिखा गया। अतीत के चलचित्र 1941 में। स्मृति की रेखाएं 1947 में महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया। महादेव वर्मा के रेखाचित्र बहुत ही प्रसिद्ध रहे। संस्मरण भी आपने खूब लिखे और रेखाचित्र भी खूब लिखे। जो न भूल सका 1945 भदंत आनंद कौशल्यायन द्वारा लिखा गया। माटी की मूर्त 1946। गेहूँ और गुलाब 1950 रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र भी बड़े प्रसिद्ध रहे। और गेहूँ और गुलाब हो सकता है आपने पूर्व की कक्षाओं में, विद्यालय की कक्षाओं में पढ़ भी लिया हो, कई जगह सिलेबस में लगाया जाता है। रेखाएं बोल उठी 1949 देवेंद्र सत्यार्थी। अमिट रेखाएं 1951 सत्यवती मलिक। रेखाचित्र 1952 बनारसी दास चतुर्वेदी। रेखा और रंग 1955 विनय मोहन शर्मा। स्मृतिकण 1959 सेठ गोविंद दास। रेखाएं और चित्र 1955 उपेंद्र नाथ अश्क। रेखाचित्र 1959 प्रेम नारायण टंडन। 10 तस्वीरें 1963 जगदीश चंद्र माथुर। वे दिन वे लोग 1965 शिवभोजन सहाय। कुछ रेखाएं 1965 विष्णु प्रभाकर। हम हशमत 1977 कृष्णा सोबती। आदमी से आदमी तक 1982 भीमसेन त्यागी। विरामचिन्ह 1985 रामविलास शर्मा। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रेखाचित्र को लेकर के। इस वीडियो में हमने रेखाचित्र और संस्मरण दोनों में अंतर क्या है एवं रेखाचित्र का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं, उसके गुण तत्व और उसके प्रकार आदि सब को लेकर चर्चा की। और कुछ हिंदी की महत्वपूर्ण रेखाचित्रों की पुस्तकों के, उनके संग्रहों के नाम भी बताए। अक्सर परीक्षाओं में इन सबसे संबंधित 1-2 सवाल अवश्य पूछे जाते हैं, तो इसे आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं कि वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपके लिए लाभप्रद रहेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे सहपाठियों के साथ इसे साझा करें, शेयर करें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछिए, हम उसका समाधान करेंगे और संभव होगा तो एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको कोई दुविधा न हो। और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी ज़रूरी है ताकि आप जिस विषय को लेकर, जिस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकें। तो विद्यार्थियों, हम बहुत जल्द दूसरे टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप घर पे रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें। शुक्रिया।